हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज होगा साइंस का सेट नंबर 8 होने वाला है, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से चाहेंगे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। क्योंकि यहाँ पे आपको डेली का करंट अफेयर्स पीडीएफ आपको मिल जाएगा 70 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराने पर। आज का जो है गुड फ्राइडे का भी ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं 40 रुपये में। ठीक है, करंट अफेयर्स, जीके और साइंस के सारे सेट आप ले सकते हैं। और सिर्फ अगर साइंस का सेट चाहिए, ठीक है, सिर्फ साइंस का आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये इसके लिए पे करने होंगे। और पे कैसे करना है आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे जाइएगा, पता चल जाएगा। हालांकि मैं बता रहा हूँ, सिंपल है कि एक यूपी आईडी रहेगा, ठीक है, फ़ोनपे का आईडी या गूगल पे का आईडी, या और उसको स्कैन करके, या पेटीएम का आईडी उसको स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं, या फिर उसको आईडी से भी पे कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप नंबर पे कर दीजिएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इतनी बातें होगी। चलिए आज का सेट नंबर 8 फटाफट देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु सतत चाल से गिरती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो। अर्थात क्या, जब यहाँ पे फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, फोर्स क्या होगा, अर्थात कोई बल नहीं लग रहा हो। फोर्स मतलब कि कोई बल नहीं लग रहा हो, वो सतत चाल से गति कर रही है, अगर उस पर बाहर से कोई एक्स्ट्रा बल नहीं लगा रहा हो। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में अगर बात किया जाए कि किस किस कंडीशन में, ठीक है, ये किस किस कंडीशन में बल का मान शून्य होता है, तो कंडीशन यहाँ पे 3 है, जिसमें कि ये क्या होगा, आपका बल का मान जो होगा वो शून्य होगा। एक तो सतत चाल होगा तब, एक समान वेग से चल रहा हो तो, और त्वरण शून्य होगा तो। ठीक है, ये तीनों कंडीशन जब होते हैं ना, ये तीनों के तीनों जब कंडीशन होंगे, तब क्या होगा, बल का मान क्या होगा, शून्य हो जाएगा। मीन्स कि फोर्स का मान क्या हो जाएगा, F=0 होगा। कब, जब चाल एक समान हो, वेग एक समान हो, त्वरण शून्य हो। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन भी था कि कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है जब इस पर कोई बल न लग रहा हो तो। ठीक है, क्योंकि बल लगेगा तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते कि रेडियो जो सक्रिय तत्व की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि रेडियो सक्रिय, ठीक है, यहाँ पे रेडियो सक्रिय तत्व या परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व की बात हो या फिर परमाणुओं से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। देखिए, एक होगा, एक क्वेश्चन है ये भी आएगा कि रेडियो सक्रिय तत्व की किसने खोज की। दोनों का आंसर होगा हेनरी बैक्यूरेल। ठीक है, तो गलती से भी मैडम क्यूरी पे टिक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड जो पियरे क्यूरी ने थे, ये इन्होंने रेडियम तथा पोलिनियम की खोज किया था। ठीक है, अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान का पर आयतन क्या होगा। आयतन वाले केस में क्या होगा, ठीक है, आयतन वाले केस में ये होगा, समझिएगा, आयतन वाले केस में क्या होगा और घनत्व वाले केस में क्या होगा। घनत्व वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए। पहले क्या होगा कि ये ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, और इसमें क्या होगा, ऐसे ग्राफ आएगा बढ़ते हुए। ठीक है, तो ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। ठीक, मीन्स कि 0 डिग्री यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे मान लीजिए। ठीक है, यहाँ भी सेम कि यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 10 डिग्री कर लीजिए सेल्सियस, और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस कर लीजिए, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस कर लीजिए। तो कहने का मतलब कुल मिला के कि यहाँ पे देख रहे हैं ये, ठीक है, अगर वाटर को, अगर यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे वाटर को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस इसकी ताप बढ़ाएंगे, तो इसके आयतन में क्या होगा, पहले क्या करेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। पहले क्या होगा, देख रहे हैं ना, पहले 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो रहा है, यहाँ पे ये घट रहा है, फिर 4 डिग्री से 10 डिग्री के ऊपर में जाने पर ये बढ़ रहा है। तो 0 से 4 डिग्री तक ये क्या होगा, बढ़ेगा, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री के बीच में ये बढ़ेगा। मीन्स कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसी पैटर्न पे एक सवाल और है, आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। तो ठीक है, कितने डिग्री, ये 4 डिग्री सेल्सियस है ना, चाहे वो आयतन के केस में हो या फिर घनत्व वाले केस में हो, दोनों कंडीशन में होगा 4 डिग्री सेल्सियस होगा। आयतन कितने डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। पहले 0 से 4 डिग्री सेल्सियस घटेगा इसमें, आयतन वाले केस में, फिर उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ये बढ़ेगा। वही घनत्व वाले केस में क्या, 4 डिग्री सेल्सियस पे महत्तम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे महत्तम होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है, तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे क्या होगा, घनत्व वाले केस में पहले देख रहे हैं ना, यहाँ पे पहले बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, लेकिन आयतन वाले केस में पहले घट रहा था फिर बढ़ रहा था, जस्ट अपोजिट। ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि NH4 का होल 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। कुछ नहीं, सबको गिन लीजिए। ठीक है, सबको गिन लीजिए, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, एक हो गया यहाँ पे H4 हो गया, मीन्स कि 4 हो गया, N हो गया यहाँ पे 1 हो गया, प्लस
इसका पूरे का होल 2 है ना, पूरे का होल 2 अर्थात 2 कर लीजिए, फिर प्लस S एक हो गया, फिर उसके बाद इसके लिए एक लिखिए यहाँ पे 04, यहाँ पे सॉरी O4 है, इसके लिए 4 लिख लीजिए। तो टोटल 4 1 5 दूना 10 और 4 14 1 15 है ना, कितना हो गया टोटल 15 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं तो परमाणु की संख्या काउंट इस तरह से होगी। ठीक है, जितनी यहाँ पे एलिमेंट की संख्या दी हुई है उसी संख्या को लिख लीजिए और उसको काउंट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसी तरह अगर नेक्स्ट वाले में आते हैं CA3PO4 का होल 2। ठीक है, तो CA3 का तो 3 हो गया और यहाँ पे P एक हो गया, O4 का 4 हो गया। ठीक है, 4 का एक होल 2 यहाँ पे हो जाएगा, मीन्स की मल्टीप्लाई हो जाएगा, होल 2 का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 5 5 दूना 10 और 10 3 13 हो जाएगा, है ना। बस टिक कर लीजिए, आंसर हो गया। अब आइए क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता कितनी होती है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, ऐसे कंडीशन में आपको क्या पूछा गया, क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता। तो इसके जस्ट बाद वाले की वैल्यू देखिए कितना है, कुछ नहीं है, तो मीन्स की 1 है। ठीक है, उसी तरह NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, NH3। तो N में नाइट्रोजन की पूछा गया, तो इस पर ना देखकर इसका वैल्यू आप देखिए कितना है 3। बस आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो जब भी संयोजकता निकालनी होती, कितनी पूछी जाए इस तरह के सवाल आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और संयोजकता पूछ ली जाए तो बस आंसर इस तरह से आप करेंगे। जो वैल्यू पूछा उसके ठीक बगल वाले के वैल्यू कितना है वो लिख दीजिएगा। ठीक है, हालांकि बाद में न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा तो उस पर मैं आपको और भी डिटेल चीज़ें इसमें बताऊंगा। चलिए, शाकाहारी जो जंतु होते हैं ना, शाकाहारी जंतु होते हैं, उनकी जो आंत के छोटी होती है। ठीक है, आंत क्या होती है, छोटी आंत लंबी क्यों होती है, जो छोटी होती है आंत स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी क्यों होती है। ठीक है, ये छोटी क्यों होती है, क्योंकि सेलुलोज जो होते हैं ना, घास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज, और उसको पचाने के लिए लंबी आंत की ज़रूरत होती है, काफ़ी समय लगता है इसीलिए। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं वो मांस खाते हैं, उनको पचाने के लिए ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं होता, इसलिए आसानी से पच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विलवणीकरण या डिसलिनेशन, ये है क्या। एक्चुअली में एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग की जाती है। अर्थात कि अगर ओशियन वाटर है, ठीक है, ये ओशियन वाटर है ना, ओशियन वाटर से क्या होता है, एक टैंक में पानी को फिल किया जाता है और यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो आपका जो यहाँ पे खनिज लवण है उसको एकत्र कर लिया जाता है और प्योर वाटर को क्या होता है यहाँ से अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं विलवणीकरण या डिसलिनेशन कहते हैं। ठीक है, चूना। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि चूना को पानी से अभिक्रिया कराने पर क्या क्या होगा। एक तो तीव्र अभिक्रिया इसमें होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, उष्मा निकलेगी और कैल्शियम जो होता है ऊपर में, पानी के ऊपर में क्या होगा, तैरना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए उसी का यहाँ पे समीकरण भी बनाया हुआ देख लीजिएगा कि कैल्शियम को क्या किया गया है, वाटर के साथ अगर मिलाया गया तो क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लिया हाइड्रोजन गैस निकला है और हीट जनरेट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, और यहाँ पे आपका तो बुझा हुआ चूना हो गया CaCO2। ठीक है, चलिए CaCO2। नेक्स्ट है कि मनुष्य दांत का, ठीक है, मनुष्य का दांत किससे बना होता है। जनरली जाहिर सी बात है कि कैल्शियम का बना होता है। अगर ऑप्शन में कैल्शियम नहीं होगा तो फास्फोरस पे टिक करेंगे, क्योंकि कैल्शियम इसमें होता है 36% और फास्फोरस होता है 17%। अगर कैल्शियम ना हो तो फास्फोरस पे टिक करेंगे, अगर कैल्शियम हो तो कैल्शियम पे ही टिक करेंगे क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस बल के द्वारा जुड़े होते हैं, नाभिकीय बल के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किस बल के द्वारा जुड़े होते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल के द्वारा जुड़े होते हैं। वही इसी तरह का एक और क्वेश्चन आपको देखने को बनेगा, वह रासायनिक बंध जिसमें परमाणुओं के संयोजक से अणुओं का निर्माण होता है, परमाणु के संयोजक से अणुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत स्थैतिक बल। दोनों कंडीशन में, ठीक है, इस वाले कंडीशन में भी, इस वाले कंडीशन में भी। धनावेशित तत्वों की संयोजकता क्या होती है, कितनी होती है, मीन्स कि अगर जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 या 2 या 3 रहे, ठीक है, तब होगा। नेक्स्ट है कि जो ऋणावेशित तत्वों की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, जिसके मीन्स कि कैसे निकालेंगे कि ऋणात्मक जो ऋणावेशित तत्वों की संयोजकता कैसे निकालेगी, इसके बाह्यतम कक्षा में, ठीक, कैसे पहचानेंगे, जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6 या 7 रहे तो, ठीक है, वैसे को ऋणावेशित तत्व कहेंगे। उदासीन तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो, ठीक है, वो कैसा तत्व होगा, उदासीन होगा। और ऋणावेशित तत्व कैसा होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा 5, 6, 7 रहे तो। नेक्स्ट,
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, 7.4 होता है, ठीक है, 7.4 होता है मानव रक्त में। अगर लार का पूछ लिया जाए तो लार कैसा होता है? ये अम्लीय होता है, ठीक है, अम्लीय होता है। 6.5 से लेकर यहाँ पे 7 पॉइंट कितना होता है? 7.4 तक होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 7.5 कर लीजिए, यहाँ पे 7.5 तक होता है, 6.5 से 7.5 तक, लेकिन फिर भी अम्लीय ये होता है, ठीक है। इसी तरह दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसी कारण से उदासीन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है? ठीक है सॉरी, कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है? तो देखिए, जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन होगा, और उसमें भी सबसे जो ज़्यादा होगा, ठीक है, जो सबसे यहाँ पे कम होगा वही सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जितना कम होगा उतना जल्दी क्या होगा त्याग करके, ठीक है, बाह्यतम कक्षा को वो स्टेबल कर देगा। तो सबसे जो कम होगा वो वैल्यू क्या करेगा? जल्दी से स्टेबल होगा, इसलिए सबसे ज़्यादा तेज़ी से ये क्या करेगा यहाँ पे तत्परता से, ठीक है, अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाती है। तो तत्परता के मामले में कौन हो जाएगा यहाँ पे? जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसमें भी कौन सा एक जिसका होगा वो, तो एक किसका होगा, ठीक है, एक किसका होगा बाह्यतम कक्षा में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सोडियम। आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि अगर बात करें यहाँ पे कि ग्रुप 1A की बात कर लिया जाए, तो 1A में क्या होगा? अगर मान लें कि 1A में जितने भी होंगे तत्व, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं, सभी के सभी अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाएगा, क्योंकि सभी का सभी क्या हो जाता है? संयोजकता इसकी क्या होती है? बाह्यतम कक्षा में इसकी संयोजकता जो होती है, अगर यहाँ पे इसकी संयोजकता होती कितनी है? तो वो होती है 1, ठीक है। इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 का सभी की होती है 1, और जो जिसका 1 होगा वो क्या करेगा? अधिक तत्परता से धनावेशित हो जाएगा। सोडियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम। तो आप देख लीजिएगा जिसका 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1 होगा, तो जैसे मैग्नीशियम का 2 आता है लास्ट में, तो वो होगा नहीं, उसके पहले 1 आता है सोडियम का, तो आंसर हो जाएगा सोडियम। तो कौन सी धातु अधिक तत्परता से धनावेशित होगा? जिसकी बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें भी जिसका 1 होगा वो अधिक तत्परता से धनावेशित आयन बनाएगा, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब आइए यहाँ पे आघात वर्धनीयता क्या होती है, ठीक है, मेलाबिलिटी क्या होती है? यह धातु का वो गुण है जिससे पीटकर चादर बना सकते हैं, है ना। डक्टिलिटी या जिसको कहते हैं तन्यता, धातु का वह गुण जिससे खींच कर तार बना सकते हैं, तार जैसा लंबा बना सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का गुण सबसे ज़्यादा अगर मैं करूं तो क्या होता है? प्लैटिनियम में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है सोना में, उसके बाद होता है चांदी में, उससे कम होता है कॉपर में, और उससे कम होता है एल्युमिनियम में। ये सीरीज याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में प्लैटिनियम हो तो इसको टिक कीजिए, ना हो तो इसको टिक कीजिए, वो भी ना हो तो ये यहाँ पे चांदी को टिक कीजिए, ठीक है। 1 बिलियन में, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो इसकी सांद्रता निकालना हो तो पता क्या करना होगा, ठीक है, विलियन की सांद्रता निकालना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। बिलियन का फॉर्मूला जो होता है उस पर सेट कर देंगे कि विलय, ठीक है, जो होता है ना यहाँ पे बिलियन का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखवाया भी है कि विलय बटा बिलियन इंटू 100। तो उतना कुछ मत कीजिए, मैं यहाँ पे सीधे बताता हूँ क्या कि विलय मतलब क्या कि जैसे कि अगर यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लीजिए चीनी और पानी का, जो ज़्यादा होता है वो बिलियन कहलाता है, जो कम होता है वो विलय कहलाता है। इसमें कम जो होगा वो क्या कहलाएगा? जो कम होगा, ये कम है ना, तो ये क्या कहलाएगा? विलय। यहाँ पे देख लीजिए लिखा भी है विलय क्या है? नमक। तो नमक और पानी में दोनों में नमक का पानी के मात्रा, अगर नमक को पानी में घोलते तो पानी ज़्यादा होता है कि नमक ज़्यादा होता है? पानी होता है ज़्यादा, तो पानी ब्लैक कहलाएगा। और जो विलय होता है वो क्या होगा? वो न कम होगा, मीन्स कि नमक होगा, तो कम वाले को ऊपर लिखेंगे, और बाकी जो ये दोनों है ना, जो पानी और नमक को क्या कर देंगे? इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, पानी और नमक को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, और उसको मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, तो आपका परसेंटेज वैल्यू में निकल जाएगा, ठीक है, परसेंट वैल्यू में निकल जाएगा। जब आप इसको काटिएगा
तो आंसर क्या आएगा 9.09% हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल है, आपको 1 मार्क्स, ये आपको सिलेक्शन दिलाया जाएगा। ये क्वेश्चन ना आपको सिलेक्शन दिलाया जाएगा। यहाँ पे 10% लोग ही इसको कर पाएंगे, 90% इसको नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर कर लेते हैं आपकी सिलेक्शन यहाँ पे ठीक पक्की हो जाएगी, यहाँ से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी आपके बढ़ जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर बनाइए। आपसे विलयन की सांद्रता पूछा है ना, जो कम है ऊपर रखिए, जो उसके बाद जो दोनों को जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या होते हैं? आम तत्व होते हैं हाइड्रोजन। जैसे स्टील में क्या होता है, स्टील में आम तत्व क्या होता है, उसमें जो समानता जो पाया जाता है तत्व वो होता है लोहा, ठीक है। अमलगम पूछ लिया जाए, अमलगम में समानता क्या पाया जाता है? Hg पारा पाया जाता है। क्षार में क्या होता है? क्षार में OH होता है, ठीक है, OH होता है। अम्ल में H होता है। मिश्र धातु में धातु होता है। उसी तरह यहाँ पे एसिड में हाइड्रोजन होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है? ये क्या करता है ना, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो सल्फेट है एसिड होता है, और एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है, ठीक है, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू टू रेड कर देता है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो होता है जलीय विलयन कैसा होता है? एसिड होता है, तो एसिड ब्लू को रेड कर देता है, ठीक है। और बेस क्या करता है, बेस क्या करता है, रेड को क्या कर देता है, रेड को ब्लू कर देता है। ये दोनों बात याद रखिएगा। एसिड, ठीक है, एसिड हो गया ब्लू को रेड करेगा, और ये बेस हो गया क्षार की क्या करेगा, रेड को यहाँ पे ब्लू कर देगा। दोनों बातें ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। अब यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा कोर इलेक्ट्रॉन है क्या एक्चुअली में? अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो ये जो है ना, ये पहला हो गया, ये पहली कक्षा हो गई, ये पहली कक्षा हो गई। यहाँ से यहाँ तक दूसरी कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई, और ये हो गया तीसरी कक्षा। ये क्या हो गया, तीसरी कक्षा। जो तीसरी कक्षा है ना वो अंतिम कक्षा है। ये क्या है, अंतिम कक्षा है। और अंतिम कक्षा में जो होंगे, ठीक है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, ठीक है, अंतिम कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जैसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, यहाँ पे 1 है, तो आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वही। और कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाकी जो बच गया, जैसे 6 2 8 2 10, तो टोटल यहाँ पे हो गया 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पे क्या, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल यहाँ पे 10, ठीक है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ के, जो अंतिम कक्षा में होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या वही, अब बाकी जो बच गया वो कहलाएगा आपका कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को अगर लिखना चाहिए, हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, 1s1। अगर इसमें देखिए अंतिम कक्षा तो यही है, यही तो लास्ट है ना, इसके लास्ट है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, लेकिन कोर वाला क्या हो जाएगा 0। कोर इलेक्ट्रॉन क्या कुछ है ही नहीं, तो 0, और संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? समान होती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें यहाँ पे 1A ग्रुप की, ठीक है, जिसमें कि होता है हेलिना, ठीक है, हेलिना करोड़ रब से फरियाद, है ना। तो ये जो होता है 1A ग्रुप का जितना भी है, इसका सभी के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है वो 1 होती है। इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, इसलिए हमेशा समान होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? बांध आपने देखा होगा, ठीक है, आपने बांध देखा होगा, वहाँ पे पानी होता है स्टोर इस तरह से। तो इसमें ये पानी हाइट के कारण क्या होता है, इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। पानी एक हाइट में होता है, और हाइट की वजह से यहाँ पे कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। बांध में नीचे मोटाई अधिक होती है, नीचे की मोटाई अधिक होती है ना, नीचे की मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पर क्या होता है ना, क्योंकि नीचे का दाब होता है ना, अधिक होता है, अर्थात गहराई अधिक यहाँ पे होती है ना, अधिक गहराई होगी तो यहाँ पे मोटाई भी अधिक होगी, और क्योंकि यहाँ पे दाब भी अधिक होगा इसलिए बांध की नीचे की मोटाई अधिक होती है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है, क्वेश्चन आपको अगर इस तरह से घुमा के पूछ लिया जाए क्या,
कि अगर बताइए कि बांध में नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है, क्योंकि नीचे जाने पर दाब भी बढ़ता है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे पानी का लेवल जैसे जैसे नीचे जाएगा क्या होगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक। वर्षा जिसको कहते हैं कि रेन कहते हैं के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जैसे बादल होता है, बादल से जब बारिश होती है, ठीक है, बादल से बारिश हो तो बादल यहाँ पे जब होता है तो ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। और यहाँ से जब पानी गिरती है एक हाइट के साथ गिरती है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इसमें गति हो जाता है। ठीक है, हाइट हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, हाइट के कारण इसमें एक गति होती है ना। पानी जब गिरती है तो इसमें क्या होती है ये तो हो गया यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, पानी में हो गया स्थितिज ऊर्जा, और ये गति के साथ जब गिरती है तो इसको हो गया गतिज ऊर्जा। ठीक है ना। यहाँ पे समझिएगा कि जब वर्षा के दौरान ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो पानी बादल से जो पानी गिरते ज़मीन तक, वहाँ उस हाइट के बीच के कारण वो स्थितिज ऊर्जा होता है, और उसमें गति के कारण गतिज ऊर्जा होता है। तो स्थितिज ऊर्जा, बादल में जो पानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में किस में कन्वर्ट हो जाता है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि किसी पदार्थ पर बाह्य बल, ठीक है, बाह्य कार्य या बल करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण क्या कहलाता है, ठीक है, रिजिडिटी कहलाता है। अगर यहाँ पे अगर चट्टान को ले लिया जाए, ठीक है, चट्टान पर अगर यहाँ पे क्या बल लगाने के बावजूद उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ऐसे गुण को क्या कहेंगे, रिजिडिटी कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, घटेगा। ठीक है, किसी पिंड का वेग क्या होगा, घटेगा ऋणात्मक होने पर। ठीक है, त्वरण ऋणात्मक होने पर, और ध्यान रखिएगा यहाँ ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं, ठीक है, इसी ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। और 1 नंबर का सवाल एग्जाम में आ जाता है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाता है, तो सकारात्मक घर्षण या फिर घर्षण। अगर ऑप्शन में घर्षण ना हो तो आप सकारात्मक घर्षण को जाइएगा, अगर सकारात्मक घर्षण ना हो तो घर्षण पर जाइएगा। एक होता है नकारात्मक घर्षण, वो होता है फिसलने पर होता है। ठीक है, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम आयनन मीन्स कि H+ आयनन देता है, ठीक है, देता है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखिए एक ही ट्रिक, इसमें ट्रिक क्या है कि यहाँ पे ट्रिक समझिए, जिसमें कार्बन होगा, जिसमें क्या होगा, कार्बन की मात्रा होगा या जिसमें कार्बन होगा वही क्या होगा, एसिड कम आयन देगा। ठीक, कौन सा एसिड कम आयन देगा, तो देखिए H2SO4 तो आपको सल्फ्यूरिक पता है, Cl पता है, NO3 पता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड सब पता है। लेकिन ये इसमें देखिए C आ गया ना, C कार्बन है। ठीक है, तो जिसमें कार्बन होगा वही क्या होगा, कम H+ देगा। तो ये ट्रिक से आप टिक कर लीजिएगा, 1 नंबर का मार्क्स से आ जाएगा। ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम किस सिद्धांत पर काम करता है, देखिए ऊष्मागतिकी का 2 नियम होता है। ठीक है, पहला नियम जो होता है आपका फर्स्ट जो नियम है वो किस पर निर्भर करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर निर्भर करता है। और दूसरा जो नियम होता है ना, दूसरा नियम जो होता है इसे कहते हैं एंट्रोपी, या ऊर्जा को प्रभाषित करता है। ये क्या करता है, ऊर्जा को प्रभाषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि यदि तापमान बढ़ता है, देखिए ध्यान रखिए, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होती है, ये भी बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है। यदि दाब बढ़ता है तो ध्वनि की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब पता है आपको दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर, दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि पर, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि गैस का अनुभार बढ़ने से, ठीक है, बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता है। ठीक है, अनुभार, गैस का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, घटता है। तो बढ़ता कब है, तापमान बढ़ने पर, और गैस का अनुभार बढ़ने पर ये ध्वनि का वेग घटता है, लेकिन दाब का कोई भी असर नहीं होता है, दाब का कोई भी असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र H2SO4 है और भास्मिकता 2 है तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा। तुल्यांकी भार निकालने के क्या होता है, सिंपल है कि H2SO4 का जो है ना टोटल वैल्यू जो है आप निकाल लीजिए। ठीक है, इसका पहले तुल्यांकी भार बराबर होता क्या है, एक्चुअल में अनुभार बटा जो होता है भास्मिकता की जो होता है संख्या हो या अम्लीयता की संख्या हो वही होता है। तो अनुभार पहले निकालिए। अनुभार कैसे निकलता है, हाइड्रोजन का जो होता है परमाणु संख्या 1 और उसका जो द्रव्यमान होता है, मीन्स कि सभी इसके जितने भी द्रव्यमान होते हैं ना, सभी जो तत्व हैं यहाँ पे उसके द्रव्यमान को नोट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। जैसे कि हाइड्रोजन का होता है 1, 1 × 2, 2 हो गया। सल्फर का होता है 16, 16 दूनी 32 हो गया। ऑक्सीजन का होता है यहाँ पे 16 और 16 × 4, चूँकि यहाँ पे गुना है 4 है तो 4 64 हो गया। तो सबको जोड़ने पर आएगा 98। और तुल्यांकी भार बराबर क्या, तो जो टोटल आएगा ना वैल्यू उसमें क्या कीजिएगा, जो भास्मिकता दिया हुआ 2 उसी से क्या कीजिएगा यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 49। ठीक, और बल का, ठीक है, बल का यहाँ पे बीमीय सूत्र यहाँ पे
अच्छा यहाँ पे बल का बीमीय सूत्र लिखना था, यहाँ पे कुछ और लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे बल का बीमीय सूत्र लिखना था, तो MLT -2 होगा। ठीक है, MLT माइनस क्या होगा, बीमीय सूत्र क्या होगा, फोर्स का बीमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ML2 इनवर्स 2। ठीक है, इनवर्स 2 या -2 पावर। एका एल्युमिनियम का आधुनिक नाम क्या है, गैलियम। ठीक है, एका एल्युमिनियम का आधुनिक नाम क्या है, गैलियम। तो गाइज आज की इस वीडियो में जो होगा इतना ही क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा और भी क्वेश्चन, और भी मज़ेदार क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम, मज़ेदार नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको मज़ेदार नहीं कहेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, और इसको आप ऐसा कीजिए कि काटिए ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में ही सुधार लीजिए। ठीक है, ये इसका बीमीय सूत्र, ये इसको कर लीजिए, और इसका जो होता है फार्मूला क्या होता है, बराबर इसको ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये होता है आपका तरंग जो चाल होता है ना, तरंग चाल बराबर जो होता है, ठीक है, तरंग चाल बराबर होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, इसको ऐसे भी लिख लीजिए, पूरा का पूरा ही लिख लीजिए आप, फ्रीक्वेंसी इंटू क्या होता है, वेव लेंथ होता है ना। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ना लिखकर यहाँ पे लिख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ कि 70 रुपये का रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। इससे क्या होगा, डेली का आपको PDF आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।